नमस्कार बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 में स्वागत है। आज जिस कहानीकार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, उनका नाम है प्रेमचंद और उनकी कहानी नमक का दारोगा। इस पाठ का सार हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। नमक का दारोगा प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा पर रची गई बहुचर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित आलोपी दीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित आलोपी दीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है। तो आइए अब इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। उस समय नमक के दरोगा की जो प्रतिष्ठा थी, उसके आगे और सारे महकमे और महकमों में प्रतिष्ठित लोगों की इतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया गया था, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात्र हो गया था और रिश्वत की मोटी कमाई नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई थी। लोग नमक विभाग के दारोगा पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों की भी जीभ में पानी आ जाता था। मुंशी वंशीधर का दरोगा बनना। मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी। बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को तो बहुत खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इस कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचारों से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनकर खुली। बाहर अचानक देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपी दीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। पंडित आलोपी दीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर और लिहाफ ओढ़े आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद।
आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते, और आलोपी दिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर आलोपी दिन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर आलोपी दिन ने सोचा कि नया लड़का है। दिन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आलोपी दिन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आलोपी दिन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह तक हर जुबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपी दिन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि आलोपी दिन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन वह गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिखाई दे रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा ऐसा कार्य वे हरगिज नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह के बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ था कि कोई भी सत्य के लिए अपने समर्पित होने को तैयार नहीं था। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने आलोपी दिन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें चौंकते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ, आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त मिलेंगे। सेठ आलोपी दिन के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सेठ आलोपी दिन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे न अनुभव की आवश्यकता है, न विद्वता की, न मर्मज्ञता आदि की। मुझे तो सदैव किनारे वाला वही उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखें। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से और भक्तिभाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, यह तो थी कहानी का सार। इस कहानी को विस्तार पूर्वक कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।